बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 14। दिल्ली में निज़ामुल मुल्क ने वजीर के ओहदे की हैसियत से अपना मनसब संभाल लिया और एक शख्स हैदर कुली को दक्कन का निज़ाम संभालने के लिए रवाना कर दिया। हैदर कुली खान क्योंकि दक्कन में कयाम नहीं करना चाहता था, दिल्ली में रहना चाहता था और यहाँ रहकर साजिशों के जाल फैलाने का आदी था और इधर उधर से माल खाने की भी आदत थी। लिहाजा उसने दक्कन पहुंचकर ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि निज़ामुल मुल्क हुकूमत का तख्ता उलट देगा। निज़ामुल मुल्क क्योंकि सख्त आदमी था, बदउनवानियों को बर्दाश्त ना करता था, लिहाजा दरबार में जल्द ही उसके खिलाफ साजिशों का जाल फैलना शुरू हो गया। निज़ामुल मुल्क सख्त गिर होने के साथ साथ इंतहा दर्जे का दयानतदार भी था और अराकीन सल्तनत इस कदर बिगड़े हुए थे कि निज़ाम को उसकी दयानतदारी के बाइस कोई पसंद ना करता था। लिहाजा अंदर ही अंदर निज़ामुल मुल्क के खिलाफ ये साजिश की जाने लगी कि उसे दिल्ली से किसी न किसी तरीके से निकालकर गुजरात का हाकिम मुकर्रर कर दिया जाए, ताहम उसके लिए वजारत का ओहदा भी बरकरार रखा जाए। हैदर कुली खान क्योंकि गैर जिम्मेदार होने के साथ दूसरे लोगों की तरह बददियानती से खाने का भी आदी था, वह उसी वक्त गुजरात चला गया था। लिहाजा लोगों को अंदेशा था कि अगर निज़ामुल मुल्क को गुजरात भिजवा दिया और गुजरात से हैदर कुली दिल्ली आकर वजीर बन गया तो सारे मफादात पर वह खुद ही कब्जा कर लेगा, किसी और को उसका हिस्सा न बनने देगा। लिहाजा दूसरे अराकीन सल्तनत ने यह सोचा कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, निज़ामुल मुल्क गुजरात भी चला जाए, वजारत का ओहदा भी उसके पास रहे ताकि हैदर कुली को उन पर सवार होने का मौका ना मिले। दूसरी बात यह भी थी कि मोहम्मद शाह को नज़्मो नस्क की गुत्थियां सुलझाने का दिमाग ना था। शुरू में जब उसने मोहम्मद अमीन खान को वजारत सुपुर्द की तो सल्तनत का सारा काम मोहम्मद अमीन खान ही अपनी काबिलियत और अपनी हुनरमंदी से चलाता रहा। उसके इंतकाल के बाद निज़ामुल मुल्क जब वजीर बना तब निज़ामुल मुल्क अपने चचा अमीन खान से भी कहीं ज्यादा सख्त था। और फिर सच ये भी है कि बादशाहगरों को उखाड़ने और मुगल बादशाही को फिर जमाने में निज़ामुल मुल्क का बड़ा हिस्सा था। लेकिन मुगलिया सल्तनत की बदकिस्मती और हालात की बदबख्ती, जब वो दक्कन से दिल्ली आया और दरबार शाही को कदीम आइन पर मुहज्जब और मुरत्तब करने की कोशिश की तो लाउबाली बादशाह को उससे वहशत होने लगी। खुशामदी मुसाहिबों ने बहकाया कि वजीर आपका अतालिक बन गया है, आपको लड़का समझता है। इसके अलावा शाही मस्खरों ने नकलें बना बनाकर निज़ामुल मुल्क के संजीदा आदाब और औज़ा का खाका उड़ाना शुरू कर दिया ताकि उसकी तौकीर और इज्जत बादशाह के दिल में कायम न रहे और उसके कदम दारुल सल्तनत से उखाड़ दिए जाएं। उन गैर जिम्मेदार लोगों की बेहुदा हरकतों की वजह से निज़ामुल मुल्क खुद भी दिल बर्दाश्ता हो गया था। और फिर बदकिस्मती की बात के मोहम्मद शाह की दादी मेहर परवर, जो हुकूमत का कारोबार चलाने में मोहम्मद शाह की बड़ी रहनुमा और रहबर साबित हो रही थी, वो उन दिनों सख्त बीमार पड़ गई थी और दारुल सल्तनत के अंदर लाउबाली और गैर जिम्मेदार अराकीन सल्तनत जो हरकतें मोहम्मद शाह को गिराने के लिए निज़ामुल मुल्क के खिलाफ कर रहे थे, उनकी खबर मेहर परवर को ना थी। अब दो आदमी हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत का वजीर बनने के लिए तगोदो करने लगे, एक रोशनुद्दौला और दूसरा कमरुद्दीन खान। कमरुद्दीन के ताल्लुकात मोहम्मद शाह और दीगर अमायदीन सल्तनत के साथ अच्छे थे, जबकि अमीर रोशनुद्दौला की पहुंच और रसाई मोहम्मद शाह की रजाई बहन रहीमुन्निसा तक थी। माहुल मुल्क एक रोज भागती हुई जनान खाने में दाखिल हुई थी। जनान खाने में उस वक्त उसकी दादी, उसकी अम्मा, खाला और अरुमा देवी बैठी आपस में गुफ्तगू कर रही थी कि दरवाजे पर माहुल मुल्क खड़ी हुई और बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, सब उठकर दीवान खाने की तरफ चलें, चचा निज़ामुल मुल्क और भाई मीर मन्नू हम सब से मिलने के लिए आए हैं और वो इस वक्त दीवान खाने में बैठे हैं। माहुल मुल्क के उस इंकशाफ पर सब ने खुशी का इजहार किया था। सब उठ खड़ी हुई। उसके बाद जनान खाने से निकलकर दीवान खाने की तरफ चल दी थी। दीवान खाने में सबसे पहले मेहरुन्निसा, उसके पीछे पीछे तकदीस खानम, करा खातून, अरुमा और माहुल मुल्क दाखिल हुई थी। दीवान खाने में उस वक्त निज़ामुल मुल्क और उसका बेटा मीर मन्नू फेरोज मिर्जा, इबादुद्दीन, कावर्द खान, शरफुद्दीन और शाहबुद्दीन के साथ बैठे बातें कर रहे थे। जो ही निज़ामुल मुल्क और मीर मन्नू ने मेहरुन्निसा को दीवान खाने में दाखिल होते देखा, दोनों फौरन अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। उनकी तरफ देखते हुए दूसरे लोग भी उठ खड़े हुए थे। मेहरुन्निसा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। बारी बारी शफकत आमेज हाथ उसने निज़ामुल मुल्क और मीर मन्नू की पीठ पर फेरा। इतनी देर तक बाकी सारी खवातीन भी दीवान खाने में निज़ामुल मुल्क और मीर मन्नू को सलाम कहती हुई सामने बैठ गई थी। कुछ देर खामोशी रही।
मेहरुन्निसा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। बारी बारी शफकत आमेज हाथ उसने निजामुल मुल्क और मीर मन्नू की पीठ पर फेरा। इतनी देर तक बाकी सारी खवातीन भी दीवान खाने में निजामुल मुल्क और मीर मन्नू को सलाम कहती हुई सामने बैठ गई थी। कुछ देर खामोशी रही। आखिर निजामुल मुल्क मेहरुन्निसा की तरफ देखते हुए कहने लगा, चच्ची, मैं आज एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मान जाएंगी और टालेंगी नहीं। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तब हैरत ज़दा से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए मेहरुन्निसा कहने लगी, निजामुल मुल्क, तुम मुगल सल्तनत के वजीर हो, मुझे क्या मजाल है कि मैं। मेहरुन्निसा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए बड़ी आजजी और इंकसारी में निजामुल मुल्क बोल उठा, चच्ची, आप किस किस्म की बातें करती हैं? दहली का वजीर मैं इस हवेली से बाहर हूं। इस हवेली में आपके अलावा मेरे बहुत से रिश्ते हैं और मैं उन्हीं रिश्तों को सामने रखते हुए गुफ्तगू करता हूं। चच्ची, मैं यहाँ के माहौल से तंग हूं। मैं ज्यादा दिन यहाँ पर कयाम नहीं कर सकूंगा। यहाँ के लोग दयानतदार, ईमानदार और अदल पसंद कम, लूट मार और साजिशें करने वाले ज्यादा हैं। इसके अलावा मोहम्मद शाह सल्तनत का ना कोई तजर्बा रखता है, ना सल्तनत को चलाने के उसके पास आदाब हैं। ले दे के एक मेहर परवर है जिसको सल्तनत का सलीका, सियासत का तरीका भी आता है, लेकिन अब वो चंद दिन की मेहमान है। इस कदर सख्त बीमार और लागर है कि बोल भी नहीं सकती। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तब मेहरुन्निसा कहने लगी, उसके अहवाल की तो हमें खबर है, इसलिए कि मैं, तकदीस खानम और करा खातून कई बार उसकी बीमार पुरसी कर आई हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है मेहर परवर अब बचेगी नहीं। बेटे, तुम कहो क्या बात मुझसे मनवाना चाहते हो। उस मौके पर निजामुल मुल्क ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, चची, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द मैं यहां से अपने बेटे मीर मन्नू के साथ गुजरात का रुख कर जाऊंगा। यहाँ के लोगों को किसी दियानतदार और अदल पसंद वजीर की जरूरत नहीं है। बादशाहगर लोगों की आदतें खराब कर गए हैं। हमायूदीन सल्तनत ने यह तरीका बना लिया है कि वजीर वो बने जो खुद भी हराम खाता रहे और उनके मुंह में भी हड्डी डालता रहे। आप जानती हैं कि मैंने ये काम ना किया है, ना करूंगा, और ना ही मैं इसका आदी हूं। ऐसी सूरत हाल में मेरे जैसा शख्स यहाँ दहली में वजीर की हैसियत से ज्यादा दिन चल नहीं सकता। इस बिना पर बेहतर यही है कि मैं वापस गुजरात चला जाऊं। इसके अलावा जहनी तौर पर भी मोहम्मद शाह अपने कुछ हवारियों और मुसाहिबों के कहने पर यह फैसला कर चुका है कि मैं गुजरात में कयाम रखूं, जबकि वजारत का ओहदा भी मेरे पास रहे। ऐसा मोहम्मद शाह और उसके मुसाहिब अली कुली के अलावा कुछ और ऐसे ही उमारा से डरते हुए कर रहे हैं कि कहीं वो ताकत और कुव्वत पकड़कर मोहम्मद शाह और दूसरे अमायदीन का कान पकड़कर एक तरफ ना कर दें और हुकूमत पर कब्जा ना कर लें। इस बिना पर वो मुझे दहली में रहते हुए भी देखना नहीं चाहते और मुझे वजीर के ओहदे से हटता भी नहीं देखना चाहते। गुजरात भी भेजना चाहते हैं, वजारत का ओहदा भी मेरे पास रखना चाहते हैं, ताकि कुव्वत पकड़ने वाले मुखालिफ उमारा को यह एहसास रहे कि अगर उन्होंने हुकूमत के खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की तो सल्तनत का वजीर निजामुल मुल्क उनके खिलाफ हरकत में आएगा। बस चच्ची, ये एक सियासत है जो दहली में मेरे खिलाफ खेली जा रही है और मैं इस खेल में एक खिलाड़ी की हैसियत से शामिल नहीं होना चाहता। अपना दामन, अपना पहलू बचाकर निकल जाना चाहता हूं और जिन कामों में यहाँ के उमारा मुलविस हैं उनमें अपने आप को मुलविस करके अपने किरदार और अखलाक को दागदार नहीं करना चाहता। यहां तक कहने के बाद निजामुल मुल्क रुका, फिर उसके बाद मेहरुन्निसा की तरफ देखते हुए कहने लगा, चच्ची, दहली छोड़ने से पहले मैं और मेरा बेटा मीर मन्नू दोनों चाहते हैं कि यहाँ हमारी मौजूदगी में इबादुद्दीन, शरफुद्दीन, शहाबुद्दीन और कावर्द खान के अलावा माहुल मुल्क की शादी का एहतमाम हो जाए और हम दोनों बाप बेटा इन शादियों में शिरकत करने के बाद गुजरात का रुख करें। यहां तक कहने के बाद जब निजामुल मुल्क खामोश हुआ तब उसका बेटा मीर मन्नू कुछ कहने लगा था कि एकदम बीच में शहाबुद्दीन बोल उठा और निजामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, चचा, अगर आपके ये इरादे हैं तो फिर हम लोग यहाँ दहली में रहकर क्या करेंगे? हम भी आपके साथ गुजरात की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। इस मौके पर मैं बड़े अब्बा से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इस मौजू पर सोचें, इसलिए कि शहाबुद्दीन अपनी बात मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि फैरोज मिर्जा बोल उठा था, शहाबुद्दीन मेरे बेटे, मैं तुम्हारी तजवीज से इत्तेफाक करता हूं और जिन खदशात के तहत तुम ये बात कर रहे हो मुझे अभी से उनका एहसास है। जिस वक्त मेरा बाप अमीन खान जिंदा था उस वक्त मामलात कुछ और थे। हुकूमत के मामलात में उनका बड़ा अमल दखल था और फिर उमराए सल्तनत में ऐसे भी थे जो उनकी इज्जत, उनका एहतराम करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। मेरे ख्याल में अब तक मोहम्मद शाह को उसकी दादी मेहर परवर ही ने संभाला हुआ है और वो दूसरे अमायदीन और मुसाहिबीन के कहने पर अभी तक गलत कामों में नहीं पड़ा।
अगर इन्हीं दिनों मेहर परवर भी गुजर गई तो फिर मुझे खदशा है कि मोहम्मद शाह का भी अल्लाह ही हाफिज होगा। यहां तक कहने के बाद फेरोज मिर्जा रुका। तब निजामुल मुल्क का बेटा मीर मन्नू फेरोज मिर्जा की तरफ देखते हुए बोल उठा, चचा, बात यह है कि दरअसल मैं खुद ये चाहता हूं कि आप सब लोग यहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर हमारे साथ गुजरात की तरफ हो लें। वहां हम सब लोग पुरअमन और इत्तेफाक से रहेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चारों भाइयों और बहन माहुल मुल्क की शादी का एहतमाम हो जाना चाहिए। अगर आप लोग हम दोनों बाप बेटे के साथ गुजरात की तरफ मुंतकिल ना होना चाहें, बाद में आना चाहें, तो कम से कम इन पांचों की शादियां तो हमारी मौजूदगी में हो जाएंगी और हम इनकी शादियों में यहीं रहते हुए शिरकत कर लें। वैसे मेरी जाती राय यह है कि पहले इन शादियों का एहतमाम किया जाए, इसके बाद आप सब लोग हमारे साथ गुजरात चलें। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोग यहाँ रहते हुए हमारी खैरियत से मुतालिक परेशान रहेंगे और हम वहां रहते हुए आप लोगों से मुतालिक परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार करते रहेंगे। मीर मन्नू जब खामोश हुआ तब निजामुल मुल्क फेरोज मिर्जा की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? फेरोज मिर्जा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, भाई जहां तक मेरा जाती ख्याल है तो मैं चाहता हूं कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पहले सारे बच्चों की शादियों का एहतमाम किया जाए। शादियों के बाद आप इबादुद्दीन, शरफुद्दीन, शहाबुद्दीन और कावर्द खान चारों को इनकी बीवियों समेत अपने साथ ले जाएं। मैं चाहूंगा कि मैं, अम्मा, बहन करा खातून और मेरी बीवी तकदीस खानम यहीं रहें। ऐसा मैं इसलिए चाहता हूं कि मेरा अपना अंदाजा है कि यहां से आपके चले जाने के बाद मोहम्मद शाह के लिए हालात साजगार नहीं रहेंगे। इस बिना पर मुझे उम्मीद है कि हालात पर गिरफ्त करने के लिए मोहम्मद शाह को एक बार फिर आपको वापस दिल्ली बुलाना पड़ेगा। चारों बच्चों को इसलिए आपके साथ भिजवाना चाहता हूं कि यहां रहते हुए अगर कोई वाकया इनकी मर्जी के खिलाफ रूनुमा हो जाता है तो ये कोई जज्बाती फैसला ना करने पाए। दूसरे वहां आपकी निगरानी में रहते हुए ये हरबो जरब की बेहतर तरबियत हासिल कर पाएंगे। मैं, अम्मा, करा खातून और तकदीस खानम चारों यही रहेंगे। हाँ, हमारे साथ एक फर्द का इजाफा हो जाएगा, वो गौहर आरा और पार्वती की मां बिशन देवी होगी। निजामुल मुल्क, मैं तफसील तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। इबादुद्दीन की शादी गौहर आरा से और शहाबुद्दीन की पार्वती से होगी। जब ये दोनों बहनें इनके साथ गुजरात की तरफ चली जाएंगी तो बिशन देवी अकेली रह जाएगी, लिहाजा उसे हम अपने यहां ले आएंगे। यहां तक कहने के बाद फेरोज मिर्जा रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, निजामुल मुल्क मेरे भाई, इस वक्त बेशक मोहम्मद शाह ने यह फैसला कर लिया है कि वजीर भी आप रहें, लेकिन आपकी रिहाइश गुजरात में रहे। ऐसा यकीनन वो अपने उन मुसाहिबों के कहने पर कर रहा है जो खजाने की लूटमार करना चाहते हैं, हराम खाना चाहते हैं और मोहम्मद शाह को भी उसके असल रास्ते से हटाकर गलत रास्तों पर डालना चाहते हैं। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन ना चलेगा और ना कामयाब रहेगा, लिहाजा इन बिगड़ते हुए हालात पर काबू पाने के लिए एक ना एक रोज मोहम्मद शाह को यकीनन आपको वापस बुलाना पड़ेगा। इस बिना पर मैं चाहता हूं कि हम सब अफराद हवेली को खाली करके आपके साथ ना हो लें। कुछ यहां रहते हैं, कुछ आपके साथ चले जाते हैं। इस तरह अगर आने वाले दौर में आपको फिर दिल्ली आकर अपना मनसब संभालना पड़े तो। फेरोज मिर्जा की बात काटते हुए निजाम बोल उठा, कहने लगा, भाई फेरोज मिर्जा, मैं आपकी बात का मतलब समझ गया हूं और आपकी इस तजवीज से मैं इत्तेफाक करता हूं। पांचों बच्चों की शादी के बाद मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन अब मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि वक्त जाया किए बगैर इस सिलसिले में जोधपुर के राजा अजीत सिंह से और बनारस के राजा मनसाराम से राब्ता कायम करें। मेरी तरफ से अजीत सिंह और मनसाराम दोनों से ये गुजारिश करें कि वो अपने अपने अजीजों, अकारीब और करीबी रिश्तेदारों के साथ यहाँ आ जाएं और गौहर आरा, पार्वती और अरुमा की शादी का एहतमाम यहीं किया जाए। निजामुल मुल्क यहाँ तक कहने के बाद जब खामोश हुआ तब मेहरुनिसा अपने बेटे फेरोज मिर्जा की तरफ देखते हुए कहने लगी, फेरोज मिर्जा मेरे बेटे, निजामुल मुल्क ने जो कुछ कहा है यही दुरुस्त है। मेरे बेटे, आज ही 2 कासिदों को जोधपुर और बनारस की तरफ रवाना कर दो और दोनों राजाओं को अपने इरादों से आगाह करो। यहां तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए मेहरुनिसा रुकी, फिर निजामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगी, निजामुल मुल्क, गो अजीत सिंह की पत्नी बिशन देवी का ख्याल है कि अगर अजीत सिंह बजाते खुद गौहर आरा और पार्वती की शादी में शिरकत ना भी करना चाहे तब भी ये शादियां जरूर होंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम शुरू ही में कोई बुरा शगुन ना लें। कोशिश यही की जाए कि गौहर आरा और पार्वती की शादी में अजीत सिंह को हर सूरत में शरीक किया जाए। इस तरह उसकी इज्जत अफजाई भी होगी और आने वाले दौर में इन शादियों से मुतालिक उसे कोई गिला और शिकवा भी ना होगा। यहां तक कहने के बाद मेहरुनिसा जब खामोश हुई तब निजामुल मुल्क उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, यही आखिरी फैसला है। फेरोज मिर्जा मेरे भाई, अपने कासिद अजीत सिंह और मनसाराम की तरफ आज ही भिजवा दो।
और फिर जो जवाब उनकी तरफ से आता है उनसे मुझे मुत्तला भी करना। निजामुल मुल्क के खड़े होने पर मीर मन्नू भी जब खड़ा हुआ तब मेहरुन्निसा निजामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगी, बच्चे क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि यहीं रहो, शाम का खाना दोनों बाप बेटा हमारे साथ ही खाना। जवाब में निजामुल मुल्क मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं चच्ची, अभी मुझे कुछ काम निपटाने हैं, लिहाजा मेरा जाना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही सब लोग खड़े हो गए थे। फिर निजामुल मुल्क और उसका बेटा मीर मन्नू वहां से निकल गए थे। निजामुल मुल्क के कहने पर फेरोज मिर्जा ने तेज रफ्तार कासिद जोधपुर और बनारस की तरफ रवाना किए थे और गोहर आरा, पार्वती और अरुमा देवी की शादी के सिलसिले में पैगाम भिजवाया था। जो कासिद बनारस की तरफ गया था वो तो फौरन ही वापस आ गया और उसने मंसाराम का ये पैगाम भिजवा दिया था कि मोहम्मद अमीन खान का खानदान जो शादी की तारीख तय करेगा उसके मुताबिक मंसाराम और उसकी पत्नी और उसके लवाहिकीन दिल्ली पहुंच जाएंगे। जहां तक अजीत सिंह का ताल्लुक था उसने शादी के सिलसिले में एक शर्त पेश कर दी थी। गोहर आरा के मुतालिक तो उसने वाज़े पैगाम भेज दिया था कि गोहर आरा की शादी इबादुद्दीन से फेरोज मिर्जा जब और जिस वक्त चाहे कर दे और जो तारीख वो मुकर्रर करेंगे अजीत सिंह उसमें शिरकत के लिए हाजिर हो जाएगा। लेकिन अपनी छोटी राजकुमारी पार्वती के सिलसिले में उसने ये शर्त रखी थी कि अगर तो उसकी शादी का एहतमाम दिल्ली में कर दिया जाएगा तो वो उस शादी में शिरकत नहीं करेगा। उसका कहना था कि उसकी ख्वाहिश है कि उसकी छोटी बेटी पार्वती राजकुमारियों की तरह जोधपुर से रुखसत हो, लिहाजा उसकी बारात दिल्ली से जोधपुर आनी चाहिए। अजीत सिंह का यह भी कहना था कि गोहर आरा की शादी पर जोर इसलिए नहीं दे रहा कि उसकी शादी एक बार इससे पहले धूमधाम से फरुखसियर से हो चुकी है, लिहाजा अब उसका निकाह खामोशी से भी कर दिया जाए तो उसे कोई एतराज नहीं होगा। इस बिना पर अजीत सिंह ने यह मुतालबा किया था कि उसकी पत्नी और दोनों बेटियां जोधपुर आएं, यहां आकर शादी की तैयारियां करें। उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी गोहर आरा को यह भी इजाजत दे दी थी कि उसकी तरफ से उन दोनों को इजाजत है कि वो पार्वती की शादी की जो भी तारीख दिल्ली में तय करके आ जाएं, वो उसके लिए काबिल कबूल होगी। अजीत सिंह की तरफ से यह पैगाम आने के बाद पहले तो पार्वती देवी और उसकी माता बिशन देवी ने जोधपुर जाने से इनकार कर दिया, जबकि गोहर आरा पहले ही फैसला कर चुकी थी कि वो कभी जोधपुर नहीं जाएगी। ताहम फेरोज मिर्जा के अहले खाना के साथ साथ निजामुल मुल्क, मीर मन्नू और सब के साथ मशवरा करने के बाद आखिर ये तय पाया कि अजीत सिंह की बात मान लेनी चाहिए। इसमें उसकी भी इज्जत अफजाई हो जाएगी और शादियां भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगी। उस मशवरे को सामने रखते हुए गोहर आरा तो दिल्ली में ही रही, जबकि बिशन देवी और पार्वती दोनों माँ बेटी जोधपुर रवाना हो गई थी। बिशन देवी और पार्वती दोनों माँ बेटी जब जोधपुर पहुंच गईं तो अजीत सिंह जैसा कि उसकी आदत थी वादा खिलाफी और अहद शिकनी पर उतर आया। बिशन देवी और पार्वती दोनों को उसने महसूर कर दिया और पार्वती का रिश्ता शहाबुद्दीन को देने से इनकार कर दिया। रिश्ते के इनकार की खबर जब दिल्ली पहुंची तो सब लोग बड़े परेशान और फिक्रमंद हुए। बिशन देवी और पार्वती के जाने के बाद गोहर आरा ने फेरोज मिर्जा के यहां भी मुस्तकिल कयाम कर लिया था। जिस वक्त अजीत सिंह की तरफ से कासिद आया और उसने रिश्ता देने से इनकार कर दिया, उस वक्त घर के सब अफराद एक जगह जमा थे। उस मौके पर बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए गोहर आरा फेरोज मिर्जा की तरफ देखते हुए कहने लगी, बड़े अब्बा, जिन खदशात का मैंने इजहार किया था आखिर वही होकर रहे। मैंने आपसे साफ कह दिया था कि मेरी माता और छोटी बहन को जोधपुर ना भेजें। मैं अपने बाप के मिजाज से खूब वाकिफ हूं, लेकिन आप ही ने कहा था कि अगर उसकी गैर मौजूदगी में दो बेटियों की शादी हो जाए तो ये बात अजीत सिंह के लिए बेइज्जती का बायस होगी। अब वो खुद हमारी बेइज्जती का बायस बना है कि नहीं? वो मेरी माता और छोटी बहन को किसी तरीके और बहाने से जोधपुर बुलाना चाहता था, वो उसने बुला लिया है। अब उसने उन दोनों माँ बेटियों को महबूस कर दिया होगा और रिश्ता देने से उसने इनकार ही कर दिया है। यहां तक कहने के बाद गोहर आरा रुकी, एक उचटती हुई निगाह अपने करीब बैठे शहाबुद्दीन पर डाली। उस मौके पर शहाबुद्दीन अफसुर्दा था, गर्दन उसकी झुकी हुई थी। उसकी ये हालत देखते हुए गोहर आरा बेचारी होंठ काटने लगी थी। दोबारा फेरोज मिर्जा की तरफ देखते हुए कहने लगी, पर बड़े अब्बा, मैं एक बात कहूं, अगर जोधपुर का राजा अजीत सिंह ये चाहता है कि वो मेरी छोटी बहन पार्वती की शादी कहीं और कर देगा तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। पार्वती मेरे भाई शहाबुद्दीन के लिए है और शहाबुद्दीन के पास ही आकर रहेगी। किसी दूसरे की जीवन साथी, किसी दूसरे की पत्नी वो बनना कबूल ही नहीं करेगी। जहर फांक लेगी, उम्र भर शहाबुद्दीन के अलावा किसी दूसरे को अपना पति तस्लीम ना करेगी। गोहर आरा की उस सारी गुफ्तगू का जवाब फेरोज मिर्जा देना ही चाहता था कि ऐन उसी लम्हे कमरे में निजामुल मुल्क और मीर मन्नू दोनों बाप बेटा दाखिल हुए थे। उनकी तरफ देखते हुए सब खड़े हो गए। सब परेशान और फिक्रमंद थे। निजामुल मुल्क और मीर मन्नू आगे बढ़कर फेरोज मिर्जा के करीब बैठ गए। फिर निजामुल मुल्क सबको मुखातिब करके कहने लगा,
मुझे पता चल गया है कि अजीत सिंह ने शहाबुद्दीन के लिए पार्वती का रिश्ता देने से इनकार कर दिया है। मैं देखता हूं इसी वजह से आप सब लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, लेकिन परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो मुझे फौरन गुजरात जाना पड़ रहा है, लिहाजा मैं ये फैसला करने आया हूं कि अजीत सिंह को तो हम बाद में समझा लेंगे और उससे निमट भी लेंगे, लेकिन फिलहाल बाकी शादियां अपने अंजाम को पहुंचनी चाहिए। फिर निजामुल मुल्क ने मेहरुन्निसा की तरफ देखा और कहने लगा, अम्मा आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? बिखरी बिखरी और परेशान सी आवाज में मेहरुन्निसा कहने लगी, निजामुल मुल्क मेरे बेटे, मुझसे ना पूछो, अब तुम ही इस खानदान के खुद मुख्तार हो। जैसा करोगे वही हमारे लिए आखिरी फैसला होगा और उसी पर अमल किया जाएगा। उस मौके पर निजामुल मुल्क ने फैरोज मिर्जा, कर्रा खातून, तकदीस खानम से भी पूछा। उन्होंने भी सारा मामला जब निजामुल मुल्क पर डाल दिया तब फैसला किया गया कि अजीत सिंह का मामला अभी इल्तवा में डाला जाए, बाकी शादियों को तय कर दिया जाए। ये फैसला होने के बाद एक तारीख मुकर्रर कर दी गई। उस तारीख के मुताबिक बनारस के राजा मनसाराम, उसकी पत्नी और लवाहिकीन भी दिल्ली पहुंच गए थे। इस तरह निजामुल मुल्क की जेरे निगरानी बड़ी धूमधाम और शानो शौकत के साथ इबादुद्दीन और गौहरारा, शरफुद्दीन और माहुल मुल्क, कावर्द खान और अरुमा देवी की शादी का एहतमाम कर दिया गया था। हैरत अंगेज बात यह कि इन शादियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा शहाबुद्दीन ने लिया था। शादियों के बाद फैरोज मिर्जा, मेहरुन्निसा, कर्रा खातून और तकदीस खानम दिल्ली ही में रहना चाहती थी, जबकि उनका ख्याल था कि बाकी बच्चे सारे अपनी बीवियों को लेकर निजामुल मुल्क के साथ दक्कन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन निजामुल मुल्क और मीर मन्नू के जोर देने पर सारे ही निजामुल मुल्क और मीर मन्नू के साथ दिल्ली से गुजरात की तरफ मुंतकिल हो गए थे।